मैं श्वेता सारस्वत लाला जगदीश प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर से। बच्चों, आज हम कक्षा नवम का गुरुत्वाकर्षण पाठ पढ़ेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। दैनिक जीवन में हम देखते हैं कि यदि हम किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर गिराते हैं तो वो हमेशा पृथ्वी की ओर ही गिरती है। सपोज मैं मार्कर अगर गिराऊंगी तो ये मार्कर नीचे ज़मीन पर गिरेगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पृथ्वी उस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर रही है या उस वस्तु और पृथ्वी के बीच कोई ना कोई बल कार्य कर रहा है, तो यह बल गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। एक बार क्या हुआ, एक आइजैक न्यूटन वैज्ञानिक थे, वो सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। अचानक सेब उनके ऊपर आकर गिरा तो उन्होंने सोचा कि ये सेब नीचे ही क्यों गिरा, इधर या उधर क्यों नहीं गया या ऊपर ही क्यों नहीं रहा। उन्होंने इस तथ्य पर विचार किया और गुरुत्वाकर्षण के बल के बारे में बताया। तो गुरुत्वाकर्षण अब चंद्रमा या सूर्य की गति या अन्य ग्रहों की गति भी इसी बल के कारण संभव है। कभी कभी ऐसा होता है, आप लोगों को पता है कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटता है या पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है। तो ये जो ग्रह की गति होती है यह भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही होती है। अब आप सोचते होंगे कि जैसे पृथ्वी ने उस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करा, वस्तु पृथ्वी की ओर आ गई। जब चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटता है तो वो पृथ्वी चंद्रमा को भी अपनी ओर आकर्षित करती होगी, तो चंद्रमा को भी पृथ्वी की ओर गिरना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसका कारण क्या है? इसका एक प्रयोग द्वारा बताऊंगी कि आप घर में एक किसी रस्सी पर एक लकड़ी का गुटका या पत्थर बांध के उसे ऐसे राउंड राउंड घुमाइए, तो वो जो पत्थर है वो वृत्तीय पथ पर गति करने लगता है। उस वृत्तीय पथ के प्रत्येक बिंदु पर उसकी गति की दिशा में परिवर्तन होता है। गति की दिशा में परिवर्तन होने के कारण उसकी गति में भी परिवर्तन होता है, जिसके कारण पत्थर द्वारा वृत्त के केंद्र पर एक बल लगता है जिसे हम अभिकेंद्र बल कहते हैं। और इस अभिकेंद्र बल के कारण ही चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काट पाता है। अब आता है गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। विश्व में पदार्थ का प्रत्येक कण प्रत्येक दूसरे कण को आकर्षित करता है। इस आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का एक बल का एक नियम दिया। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल का नियम। इस नियम के अनुसार किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। भाई ऐसा तो बहुत मुश्किल लग रहा है याद नहीं होने का। इसका मैं आपको स्टेप वाइज बताती हूँ। देखो, माना जैसे दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु का द्रव्यमान m1, दूसरी वस्तु का द्रव्यमान m2, और इनके बीच की दूरी कितनी हो गई हमारी r। एक द्रव्यमान m1, दूसरा द्रव्यमान m2 और उनके बीच की दूरी r। मैंने क्या बताया कि लगने वाला जो बल होगा, मैंने बल को बताया था, बल को किससे प्रदर्शित करते हैं? F। तो लगने वाला जो बल होता है उन वस्तुओं के द्रव्यमान क्या है? m1 m2, यानी कि द्रव्यमान के गुणनफल m1 इंटू m2, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। ठीक, अनुक्रमानुपाती का मीन्स क्या है कि यदि इन दोनों का मान बढ़ेगा तो बल का मान भी बढ़ेगा, इन दोनों का मान कम होगा तो बल का मान भी कम होगा। यानी कि लगने वाला बल उन वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तथा बीच की दूरी कितनी है? r। बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि f1/r²। r क्या है हमारा? बीच की दूरी। बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हो गई समीकरण नंबर 1, ये हो गई समीकरण नंबर 2। व्युत्क्रमानुपाती का मीन्स है कि अगर हम बीच की दूरी बढ़ेगी तो r का मान कम, तो बीच की दूरी बढ़ेगी तो f का मान कम होगा, इसकी दूरी कम होगी तो इसका मान बढ़ेगा, यानी कि उल्टा होता है। समीकरण 1 व 2 से f m1 m2/r², यही हमारा न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम है। क्या कि किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था कि जब हम अनुक्रमानुपाती का निशान हटाते हैं तो एक कांस्टेंट रखते हैं। यहाँ पर हमने F = G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ हमने क्या कांस्टेंट रखा? G क्या है हमारा? G है न्यूटन का सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। क्या है? न्यूटन का सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक से मतलब ये है कि G का मान सभी स्थानों पर समान रहता है। इसका मान बदलता नहीं है कि कहीं पर कहीं है, कहीं पर कुछ है। इसका मान हमेशा क्या होता है? समान होता है। अब F = G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इस G की परिभाषा क्या होगी? एक तरीके से सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक उस बल के बराबर है जो एकांक दूरी पर रखी एकांक वस्तुओं के द्रव्यमान के बीच में लग रहा हो। यानी कि उस आकर्षण बल के बराबर होता है जो एकांक दूरी पर कोई दो वस्तुएं रखी हैं, उनका जो द्रव्यमान हो वो भी एकांक होगा, तो उनके बीच जो लगने वाला आकर्षण बल होगा, उसका जो आकर्षण बल होगा वो सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बराबर होता है। अब इसका मान कैसे निकालते हैं? इस मात्रक G = F = G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो G = क्या आ जाएगा? F r स्क्वायर अपॉन m1 m2। आ गया बच्चों? F क्या है? बल। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, है ना। r क्या है? दूरी। दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर, यानी कि मीटर स्क्वायर। m1 क्या है? द्रव्यमान, यानी कि किलोग्राम, और इस वाले का किलोग्राम। तो मात्रक क्या आ गया इसका? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। तो सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की जो मात्रक होता है वो कितना होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। इसका जो मान होता है वो भी निश्चित होता है, वो हेनरी कैवेंडिश ने निकाला प्रयोग द्वारा, और इसका जो वैल्यू थी वो थी 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। यानी कि इसका जो मान है वो बहुत कम है, इसलिए हम इसका जो प्रभाव है वो दैनिक जीवन में नहीं देख पाते। ठीक है, इसका मान आप लोग याद भी कर लोगे, अधिकतर आता है कितना है? 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। अब इस न्यूटन ने जो नियम दिया, गुरुत्वाकर्षण नियम, इसका महत्व क्या था? गुरुत्वाकर्षण नियम का महत्व। इस नियम के द्वारा ही हमें पता चला कि जो पृथ्वी पर हम बंधे रहते हैं वो भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही बंधे रहते हैं, या जो चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर गति कर पाता है वो भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही कर पाता है, या पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो गति कर पाती है वो भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही कर पाती है। अब आता है गुरुत्व बल। बच्चों, मैंने बताया कि संसार में प्रत्येक जो दोनों वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, ठीक है। यदि उन दोनों वस्तुओं में से एक वस्तु हमारी पृथ्वी होगी तो जो बल कहलाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा? हमारा गुरुत्व बल कहलाता है। क्या कहलाता है? गुरुत्व बल। यानी कि जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, अपनी ओर खींचती है, वह बल क्या कहलाता है? गुरुत्व बल कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण। बच्चों, हम किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर फेंकते हैं, नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं। जब हम कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आती है तो जैसे जैसे वो पृथ्वी के पास आने लगती है उसकी जो वेग है वो बढ़ता जाता है, या हम वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो जैसे जैसे वो ऊपर जाती है उसका वेग कम होता चला जाता है। और एक स्थिति ऐसी आती है कि वस्तु रुककर वापस नीचे आने लगती है, यानी कि उसमें वेग में परिवर्तन हुआ। मैंने क्या बताया था? वेग में परिवर्तन क्या कहलाता है? त्वरण। वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण। यानी कि यहाँ पर त्वरण हुआ। तो गुरुत्वीय त्वरण क्या है कि मुक्त पतन में गिरती हुई कोई अगर वस्तु हो और उसके वेग में 1 सेकंड में जो वृद्धि होती है वो क्या कहलाती है? गुरुत्वीय त्वरण।
मुक्त पतन में गिरती हुई कोई वस्तु होगी जो ऊपर से गिर रही होगी और उसके वेग में 1 सेकंड में जो वृद्धि होगी वो क्या कहलाएगी? गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण को जो हम प्रदर्शित करते हैं वो किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल g से। गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक भी क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसका मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बच्चों इसका मान जो होता है वो बदलता रहता है। जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है वो पृथ्वी के ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है और भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। जैसे जैसे वस्तु पृथ्वी तल से ऊपर की ओर जाती है तो गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता है और नीचे की तरफ आती है तो भी गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? ध्रुवों पर। अब इसमें इन दोनों में कैपिटल G और स्मॉल g में क्या अंतर है? एक तरफ कैपिटल G और एक तरफ स्मॉल g। ये सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, ये गुरुत्वीय त्वरण है। कैपिटल G की वैल्यू क्या थी? 6.67 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। स्मॉल g की वैल्यू क्या थी? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मैंने बताया इसका मान सभी कंडीशन में कैसा रहता है? समान रहता है। इसका मान बदलता रहता है। ठीक है, गुरुत्वीय जो ये नियतांक है ये कैसी राशि है? अदिश राशि है। ये कैसी राशि है? सदिश राशि। ये क्या आ गया इनमें? अंतर। अब स्मॉल g और कैपिटल G में एक संबंध भी है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अधिकतर एग्जाम में आता भी है कि स्मॉल g और कैपिटल G में क्या संबंध है। बच्चों ये पृथ्वी है, पृथ्वी का द्रव्यमान हो गया हमारा कैपिटल M। पृथ्वी की सतह पर कोई वस्तु रखी हुई है जिसका जो द्रव्यमान है वो m है। वो पृथ्वी की सतह पर भी हो सकती है, पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई पर भी हो सकती है। और पृथ्वी की त्रिज्या क्या हो गई हमारी? r। क्या हो गई? कैपिटल R। पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो उनकी दूरी इतनी बड़ी है कि हम इसके ऊपर की जो दूरी होगी इसे हम नगण्य मानते हैं और इनके बीच की जो दूरी होगी उसे हम r ही मानते हैं। ठीक, पृथ्वी है जिसका द्रव्यमान m है, कोई वस्तु रखी हुई है जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है और पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो r है और जो इनके बीच की दूरी होगी वो क्या मानेंगे, इसलिए उसे r है। तो पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है वो क्या होगा? F = G m। पृथ्वी का द्रव्यमान, ये वस्तु का द्रव्यमान अपॉन r स्क्वायर। हमने न्यूटन का नियम, गुरुत्वाकर्षण नियम पढ़ा और इस बल के कारण ही त्वरण उत्पन्न होता है। इसे न्यूटन का हमने दूसरा नियम पढ़ा। न्यूटन का दूसरा नियम क्या था? F = ma। a क्या है? त्वरण। लेकिन जहाँ पर बच्चों कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिरी है, नीचे से ऊपर की ओर जा रही है तो वहाँ पर त्वरण की जगह क्या लेते हैं हम? गुरुत्वीय त्वरण। यानी कि समीकरण नंबर 1 यानी कि F = mg, समीकरण नंबर 2। ये गुरुत्वाकर्षण नियम और ये न्यूटन का द्वितीय नियम। ये भी बल के बराबर है, ये भी बल के बराबर है, यानी कि F = F यानी कि G m r स्क्वायर = mg। m से m कैंसिल, यानी कि G = Gm r स्क्वायर। ये दोनों में क्या आ गया? हमारा संबंध आ गया। यानी कि जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है, गुरुत्वीय त्वरण है वो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। इसको भी न्यूटन ने एक प्रयोग द्वारा बताया। उन्होंने कहा वायु की अनुपस्थिति में उन्होंने कांच की एक नली ली और उस नली में से उन्होंने एक चिड़िया का पंख डाला और एक सिक्का डाला। तो वायु की अनुपस्थिति में उन्होंने देखा कि वह दोनों ही चीज़ें एक साथ नीचे नली के दूसरे सिरे पर पहुंचती हैं। वैसे अगर वायु उपस्थित होगी तो भारी चीज़ जल्दी पहुंचेगी और हल्की चीज़ देर में, लेकिन अगर वायु की अनुपस्थिति है तो द्रव्य, जो वस्तु का द्रव्यमान है वो मैटर नहीं करता, वो दोनों चीज़ें एक साथ नीचे की ओर पहुंचती हैं। अब आता है हमारा मुक्त पतन। क्या होता है? मुक्त पतन होता है बच्चों यदि हम किसी वस्तु को ऊपर से छोड़ते हैं और वह पृथ्वी से टकराती है तो वह क्या कहलाती है? हमारी मुक्त पतन कहलाती है। बच्चों हमने गति की समीकरण पढ़ी थी, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी ना? क्या थी वो समीकरण? याद है बच्चों?
चलो मैं बताती हूँ। पहली समीकरण थी हमारी गति की v इजिकल टू यू प्लस ए टी। दूसरी थी हमारी s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरी थी v स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as थी पहली समीकरण। दूसरी समीकरण, तीसरी समीकरण थी। बच्चों मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर बात वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर या नीचे से ऊपर की ओर गिराने की बात होती है, वहाँ पर त्वरण की जगह क्या ले लेते हैं हम? गुरुत्वीय त्वरण। क्या ले लेंगे बच्चों? गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? जी, यानी कि v इजिकल टू, अब पहली समीकरण क्या हो गई? v इजिकल टू यू प्लस जी टी। और जो दूरी होती है, दूरी की जगह क्या लेते हैं? इसकी जगह क्या ले लेते हैं? h। क्या ले लेते हैं? h। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि a था, a की जगह क्या आ गया? g। और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? v स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। यानी कि मैंने क्या बताया? a के स्थान पर क्या लेंगे हम? g, और s के स्थान पर क्या लेंगे हम? h। अब ये बातें आपको न्यूमेरिकल में काम आएंगी बच्चों। दो चीज़ याद रखना कि यदि किसी वस्तु को हम ऊपर से नीचे की ओर गिराते हैं, ऊपर से नीचे की ओर गिराते हैं, जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो कैसा होता है? धनात्मक। कैसा होता है? धनात्मक। तो जो समीकरण होंगी वो हमारी किस में होती है? प्लस में होती है। याद रहेगा, समीकरण किस में होती है? प्लस में होती है। और इस कंडीशन में u इजिकल टू क्या हो जाता है? 0। क्या हो जाता है? u इजिकल टू 0। तो समीकरण पहली क्या हो जाएगी? पहली समीकरण हो जाएगी v इजिकल टू जी टी, समीकरण नंबर 1। दूसरी क्या हो जाएगी? h इजिकल टू हाफ जी टी स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। तीसरी क्या हो जाएगी? v स्क्वायर इजिकल टू 2gh, समीकरण नंबर 3। बात समझ में आई? अगर वस्तु को हम ऊपर से नीचे की ओर गिराते हैं तो g कैसा होता है? धनात्मक होता है। और जो प्रारंभिक वेग होता है वो क्या होता है? हमारा 0 होता है। इसी तरीके से यदि वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाता है, वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं, तो वहाँ पर त्वरण की जगह क्या उत्पन्न होता है? मंदन उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? मंदन। तो मंदन में जो g होता है वो किस में होता है? माइनस में होता है। और v इजिकल टू क्या हो जाता है? 0। बात समझ में आई? वस्तु को जब हम नीचे से ऊपर की ओर फेंकेंगे, वहाँ उस कंडीशन में सारी समीकरण किस में हो जाएंगी? माइनस में। सारी समीकरण किस में होंगी? माइनस में होंगी। और जो उसका अंतिम वेग होगा v इजिकल टू 0 हो जाता है। धन्यवाद।